नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं एमपी वर्ग 1 के अंतर्गत जो शामिल है हमारे सिलेबस में कविताएं। यूनिट 20 के अंतर्गत आपने देखा होगा 20 साल बाद। तो 20 साल बाद कविता को समझने से पहले एक बार हम कवि के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इस कविता को लिखा है धूमिल जी ने। और धूमिल जी की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसे कवि माने जाते हैं, कहते हैं समय को इन्होंने मात दे दी है। मतलब कि 60 के दशक में जब इन्होंने कविता लिखी थी, 60 या 70 के दशक में, वो कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही फिट बैठती है हमारी राजनीति पर। तो आप सोच कर देखिए कि क्या वो कविता जो उन्होंने लिखी थी अपनी सोच से आगे होकर लिखी थी, या उस कविता में जो कुछ लिखा गया उसके हिसाब से परिस्थितियां बदली ही नहीं, आज भी वैसे की वैसी चल रही हैं। तो आप दोनों तरीकों से इसको सोच सकते हैं। और बहुत ही शानदार कवि। कहते हैं कवि और उसकी जो कविता होती है वो किसी के दबाव में नहीं लिखी जाती है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो किसी बहुत बड़े व्यक्ति का दबाव हो, हमेशा वो स्वतंत्र होती है। तो ऐसी कविताएं लिखते थे कौन? धूमिल जी। अपने समय में राजनीति पर व्यंग करना, नेताओं पर व्यंग करना, संसद पर व्यंग करना एक तरह से इनकी कविता का हिस्सा हुआ करता था, जो कि समय की मांग भी थी। एक पत्रकार और एक कवि अगर स्वतंत्र रहे तो शायद वो समाज को आईना दिखा सकता है, सरकारों का चिट्ठा खोल सकता है। तो ऐसा ही काम करते थे। बिल्कुल आकांक्षा जी, कल्पना जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपको आवाज आ रही होगी, एक बार बता देंगे। तो सबसे पहले धूमिल जी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए जरूरी है। इनका जन्म कब हुआ था? 1936, और इनका निधन हुआ था 1975। आप देख पा रहे होंगे बहुत कम आयु तक ये जीवित रहे थे। मात्र 38 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। और कहते हैं कि ब्रेन हेमरेज हुआ था जिसकी वजह से इनका निधन हो गया था। ब्रेन ट्यूमर था इनको। इनका उपनाम बहुत बार पूछा जाता है। इनको आम आदमी का कवि किसने कहा है? नामवर सिंह जी ने ये उपाधि दी है इनको। और भदेश कवि, ये भाषा में भदेश अपने आप को कहते हैं, भाषा में भदेश। तो ये जो नाम इनको दिया गया है श्रीकांत वर्मा जी के द्वारा, ये दो आप उपनाम याद रख सकते हैं। और इनका मूल नाम जो था, देखो धूमिल तो साहित्य में प्रसिद्ध है धूमिल के नाम से, लेकिन इनका ये वास्तविक नाम नहीं है। इनका वास्तविक नाम है सुदामा पांडे। तो सुदामा पांडे धूमिल जो है ये पूरा नाम अपना लिखते हैं। और आपने इनकी कविता संग्रह सुनी होगी, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो सुदामा पांडे वास्तव में इनका जो है वास्तविक नाम है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो धूमिल उपनाम आप कह सकते हैं, सुदामा पांडे इनका नाम है। नामवर सिंह जी ने आम आदमी का कवि कहा है, श्रीकांत वर्मा जी ने इनको भदेश कवि कहा है, और राम कृपाल पांडे जी ने इनकी कविता को स्वाधीन भारत की कविता की नक्सलबाड़ी, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, स्वाधीन भारत की कविता की नक्सलबाड़ी किसकी कविता को कहा जाता है? तो धूमिल जी की कविता को कहा किसने है? राम कृपाल पांडे जी ने कहा है। इसको थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। अपनी कविता इन्होंने समकालीन राजनीतिक परिवेश में जो जागरूक व्यक्ति की तस्वीर पेश की है, 1960 के बाद के मोह भंग को प्रभावशाली ढंग से अपनी कविताओं में इन्होंने व्यक्त किया है। पहले समय क्या था? समय ये था अंग्रेज आए हैं। अब अंग्रेजों का इतना ज्यादा अत्याचार है, लोग सोच रहे हैं कि जब हम आजाद होंगे तो शायद हमारी अपनी सरकार होगी, हमारे अपने लोग होंगे, हमारे दुख दर्द को समझ पाएंगे। लेकिन वास्तव में होता कुछ और है। जब देश आजाद हो जाता है, कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि लोग जो राजनीति में आते हैं वो गांधी जी के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर, आजादी के नाम पर अपनी रोटियां सेकने लग जाते हैं, बस अपनी ही सोचते हैं। तो इन सब पर इन्होंने बहुत अच्छे से कविता लिखी है व्यंग्यात्मक रूप में। भारत चीन युद्ध पर इनको इनकी कविताएं हैं। जो भारत चीन युद्ध पर कविताएं लिखी गई हैं वो पंचशील 4 भागों में प्रकाशित की गई है, पंचशील नाम से, इसको याद रख सकते हैं। और 4 घोंघे, ये एक व्यंग्य निबंध है जो इनके द्वारा लिखा गया है, विनियोग पत्रिका में छपा था 1964 में। और ये राजनीति के अंदर जो नेहरू जी की एक छवि थी उस पर इन्होंने व्यंग किया है। तो 4 घोंघे किस पर व्यंग है? नेहरू जी पर व्यंग है। कहाँ पर छपी थी? विनियोग पत्रिका के अंदर। किसकी रचना है? धूमिल जी की। तो ये कुछ चीजें आप याद रख सकते हैं। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं आप देख लें जहां से सीधे सवाल बन जाते हैं। ये इनका जो संग्रह है, 3 तो आपने याद ही रखना है, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ध्यान रखेंगे ये जो 3 कविताएं हैं, ये कविताएं इनकी कविता संग्रह के नाम से भी जानी जाती हैं। और
कल सुनना मुझे के लिए 1979 यानी 1979 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ लिया जाता है किस वर्ष और किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके पुत्र थे रत्नशंकर, जिन्होंने इनकी जो रचना है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, इसको संकलित करवाया था। और धूमिल की कविताएं सुखदेव ने 27 कविताओं का संकलन जो है 1981 ईस्वी में करवाया था, धूमिल की कविताएं नाम से, ध्यान रखेंगे। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविताओं में मोचीराम, मोचीराम वास्तव में बहुत अच्छी कविता है, कभी समय मिले तो आप पढ़िएगा इसको। 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, जिसमें कहते हैं कि संसद, हमारे यहाँ संसद तेली की वो घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। तो ऐसा कहने वाले कौन है? धूमिल जी हैं। लोहे का स्वाद, ये सारी इनकी कविताएं हैं। कुछ लंबी कविताएं भी लिखी हैं, पटकथा है, भाषा की बात है, ठीक है। ये कहाँ संकलित है? सुदामा पांडे का प्रजातंत्र में। तो ये इनका जीवन परिचय और साहित्यिक कृतियां क्या रही हैं, साहित्यिक परिचय जो आपको याद रखना चाहिए। चलिए स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत। और आगे बढ़ेंगे। कविता बहुत लंबी नहीं है लेकिन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये कुछ इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां जो हर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, जैसे भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम गया है और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सल बाड़ी है। देखो, कहते हैं नक्सलवाद, नक्सलवाद आप जानते होंगे, सुना होगा कई बार। एक ऐसा अभी भी देश के अंदर ये एक्टिव है और अपनी मांगों को लेकर हमेशा, कभी ये ऐसे काम कर जाते हैं जैसे कुछ लोग इनको आतंकवादी की भी संज्ञा दे देते हैं, लेकिन उनकी अपनी कुछ मांगे होंगी, लेकिन वो जन्मे कहाँ से हैं? अगर सबकी मांगे पूरी हो जाएं, जब हमने कहा आज़ादी के बाद सब चाहते थे कि सब कुछ अच्छा हो, और जब एक वर्ग अपनी मांग पूरी नहीं कर पाया या उसकी डिमांड पूरी नहीं की गई, उसको सुना नहीं गया, तो जाहिर सी बात है वो कुछ ऐसे काम करेगा जो शायद समाज के लिए उचित ना हो। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि तनी हुई मुट्ठी, यानी जो तनी हुई मुट्ठी का मतलब है कि जो आक्रोशपूर्ण, आप जानते हैं तनी हुई यानी गुस्से में जो लोग होते हैं जिनकी मांगे पूरी नहीं है, उनको क्या नाम दे दिया गया? नक्सलवादी कह दिया गया, नक्सलवादी कह दिया गया, ठीक है। न कोई प्रजा है न कोई तंत्र है, यह आम आदमी के खिलाफ आदमी का षड्यंत्र है। ये इनकी पंक्तियां हम देख रहे हैं। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। इसके अलावा कहते हैं अपने यहाँ संसद तेली की वो घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। तो हर चीज में मिलावट है। कोई भी राजनीति के अंदर अगर आ गया तो वो ढंग से राजनीति नहीं कर सकता, अपने मानवीय गुणों को भी त्याग देगा। ये इनके कहने का मतलब है। चलिए आगे बढ़ेंगे और कविता पर आएंगे। बहुत बड़ी कविता नहीं, बस ध्यान से समझ लेना, यहाँ से आपको क्या कुछ शब्दार्थ वगैरह देख लेना। यहाँ जो सवाल बनने की संभावना है कि 20 साल बाद, ये 20 साल बाद का मतलब क्या है कि कविता कब लिखी गई। सीधे सवाल आपको पूछा जाएगा कि धूमिल जी ने 20 साल बाद कविता कब लिखी, आज़ादी के 20 साल पहले, आज़ादी के 20 साल बाद, या अपनी मृत्यु से 20 साल पहले। तो इस तरह के सवाल जो है यहाँ बन सकते हैं आपके। 20 साल बाद, सबसे पहले एक सारांश में समझिएगा ये 20 साल बाद वास्तव में है क्या। शुरुआत में हमने कहा सबके मन में बड़ा उत्साह था, बड़ा जोश था। जब गांधी जी की बात होती थी हर कोई गांधी जी के पीछे चल पड़ता था। हम तिरंगे की बात करते थे, हर कोई तिरंगा अपने हाथ में लेकर जोश के साथ आगे बढ़ता था। और इसके साथ ही हम बात करते थे किसकी? हम बात करते थे आजादी की। मतलब देश आजाद कराना है तो लोगों के मन में ये भाव था कि जब अपने लोग होंगे तो कहीं ना कहीं सबकी सुनी जाएगी, सब कोई आजाद होगा, चाहे वो धार्मिक रूप में हो, सामाजिक रूप में हो, आर्थिक रूप में हो, हर तरह से आपको आजादी मिलेगी। लेकिन हुआ क्या? देश तो आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए, लेकिन अब जो सत्ता पर सवार हो रहे हैं उनकी महत्वाकांक्षा जागृत हो जाती है। और वो गांधी के नाम पर टोपी, नेहरू जी की टोपी, टोपी भी अपने आप में एक प्रतीक थी, है ना, या आप कह सकते हैं तिरंगा, या आज़ादी भी हमें मिल चुकी। तो इन सब के नाम पर वो अपने आप को सबसे ऊंचा रखने लगे। जनता अब उनके लिए कुछ भी नहीं रह गई है। तो जो काम अंग्रेज करते थे वही काम अब कौन कर रहा है? भारतीय राजनीति कर रही है और राजनीति में आने वाले लोग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आज़ादी का जश्न मनाते हुए लगभग 20 वर्ष बीत जाते हैं। आज़ादी को कितने वर्ष बीत चुके हैं? 20 वर्ष बीत चुके हैं। अभी तक सब बड़े उत्साह में थे, बड़े उल्लास में थे कि भाई हम तो आज़ाद हैं, आज़ाद हैं। लेकिन कहते हैं कि जब 20 साल बाद इन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा, आंखें खोलने का मतलब है इनको इस चीज का आभास हुआ, अभी तक तो सब मस्ती में थे, है ना।
तो देखते हैं कि कुछ भी तो नहीं बदला, स्थितियां जैसी थी, परिस्थितियां जैसी थी, वैसी की वैसी ही तो है। तो यहाँ से शुरू होती है इनकी कविता कि 20 साल बाद मेरे चेहरे में वे आंखें लौट आई हैं जिनसे मैंने पहली बार जंगल देखा है, हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं। मैंने मेरे चेहरे में वे आंखें लौट आई हैं। आंखें लौट आने का मतलब है कि मैंने अब अनुभव करना शुरू कर दिया है, मतलब ये चीजें मुझे अब दिखाई देने लगी हैं। तो आंखें, मेरी आंखें जो है लौट आई हैं चेहरे में, यानी मैंने महसूस किया है या देखने का अपना नजरिया जो है बदल दिया है। अभी तक क्या नजरिया था कि हम आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, तो कहते हैं मेरी आंखें लौट आई यानी मेरे देखने का नजरिया बदला। तो मैंने देखा कि ये जो संसार है, ये जो देश है हमारा, यहाँ पर रहने वाले लोग वास्तव में कहाँ रह रहे हैं? जंगल में रह रहे हैं। जंगल का मतलब होता है कि लोग संवेदनहीन हैं। आपने कई बार सुना होगा जंगल राज। जंगल राज क्या है? जहां पर घोर अत्याचार हो रहा है, हर किसी को पीड़ित किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। आप जानते हैं आजादी के बाद बहुत सारी जातिगत जो विषमताएं थी हमें देखने को मिली। जो उच्च वर्ग के लोग थे वो निम्न वर्ग को सताने लगे, मतलब बहुत सारी चीजें वहां पर जाति विशेष को दिखाया जाने लगा। महिलाओं के प्रति लोगों का रवैया कुछ अलग था। तो कहते मैंने पहली बार देखा संवेदनहीन लोगों को, यानी जंगल एक तरह से दिखाई दिया हमें, हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए। हरे रंग का कहने का मतलब, हरे रंग मतलब यहाँ पर आजादी। कहते हैं हमें दिखाई तो देता था कि हम आजाद हैं, लेकिन ये जो आजादी रूपी हरा रंग हमें दिखाई देता था, ये वास्तव में आजादी नहीं थी, एक ठोस सैलाब था। अब यहाँ पर देखो विरोधाभास अलंकार आपको दिखाई दे रहा होगा। सैलाब कभी ठोस नहीं हो सकता, सैलाब हमेशा क्या होता है? तरल होता है। तो यहाँ पर एक अलंकार आपको मिलेगा, इसको आप नोट कर लेना। अलंकार क्या है? विरोधाभास, विरोधपूर्ण बातें हो रही हैं, ठोस और सैलाब एक साथ आया हुआ है। तो कहते हैं जिसमें सभी पेड़, यानी जो भी जिसको हम आजादी समझते हैं, जिसको हम स्वतंत्रता समझते हैं, वो सब इसके अंदर डूब गया है। और ये इनको कब दिखाई दिया? जब इन्होंने अपने देखने का नजरिया बदला, यानी इन्होंने अपनी आंखें खोली, इनकी आंखें लौट आई हैं। कहीं समझ नहीं आएगा तो बता देना। कहते हैं और जहां हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद एक हरी आंख बन जाती है, मतलब हरी आंख बनकर रह गई है। हर खतरे को, हर किसी को पता है, हर किसी को पता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग हरी आंख का प्रतीक ध्यान रखेंगे। हरी आंख एक तरह से जानवरों के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जानवरों के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। कहते हैं जहां सबको पता है, हर चेतावनी, हर इंसान को पता है कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन खतरे को टाला जा सकता था। लेकिन उस खतरे के टलने के बाद, जिसको आप टाल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जब खतरा टल जाता है तो लोगों की आंखें ऐसी हो जाती हैं जैसे कोई जानवर रह गया हो। यानी हरी आंख किससे संबंधित है? जानवरों से। कहते हैं हरी आंखें इंसानों की नहीं होती, जानवरों की होती हैं। तो जानवरों के अर्थ में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। 20 साल बाद मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है? और बिना किसी उत्तर के चुपचाप आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर इन्होंने व्यंग किया है, व्यंग में एक सवाल है, ध्यान रखेंगे। कहते हैं आज आजादी के 20 साल बाद मेरे मन में एक सवाल है, मैं चलते हुए अपने आप से एक सवाल करता हूँ। सवाल मेरा ये है कि इंसान को जानवर बनने में कितने सब्र की जरूरत है। मतलब ये एक सवाल है, लेकिन सवाल में व्यंग छुपा हुआ है। व्यंग ये है कि इंसान को जानवर बनने में 1 मिनट भी नहीं लगता, 1 सेकंड भी नहीं लगता। वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति के वश में आकर जानवरों जैसा व्यवहार कर सकता है। इसको आप देख सकते हैं, आज के समाज से इसको रिलेट कर सकते हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, या महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ क्या होता है। तो जानवर हम इसलिए उनको कहते हैं क्योंकि जानवरों के अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। अगर वो अपने जानवरपन पर उतर आए तो किस हद तक जा सकते हैं, ये इंसानों के साथ रिलेट कर दिया गया है। इस सवाल में व्यंग आपको दिखाई दे रहा होगा, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है। यानी 1 मिनट, 1 क्षण नहीं लगता, इंसान जानवर बन सकता है। और बिना चुपचाप किसी उत्तर के निकल जाता हूँ। इनको उत्तर नहीं मिलता, जो अपने आप से सवाल करते हैं तो चुपचाप वो चले जाते हैं। यानी कि अब इस सवाल का उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिल पाया, क्योंकि आजकल मौसम का मिजाज यूं है कि खून में उड़ने वाली पंक्तियों का पीछा करना लगभग बेमानी है। अच्छा, मौसम का मिजाज कहने का मतलब है कि देश के हालात, या आप कह सकते हैं देश का जो है
जो बैठे हुए हैं कहाँ पर, राजनीति में, देश के हालात से आप इसको जोड़ सकते हैं। मौसम का मिजाज कहते हैं ना, मौसम का मिजाज कैसा है, यानी आपकी तबीयत कैसी है, आपका स्वभाव कैसा है, तो आप इसको स्वभाव के साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार देखते हैं तो आजकल मौसम कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है कि खून में उड़ने वाली पंक्तियों का पीछा करना लगभग बेमानी है। खून में पंक्तियां इन्होंने क्यों कही है, क्योंकि अभी आगे आप इनकी पंक्ति पढ़ेंगे तो कहते हैं कहीं पर कुछ घटित हो रहा होता है तो कोई उसको बचाने नहीं जाता, सब अपने मुंह सिल लेते हैं। अगर आपको कहीं खून भी दिखाई दे जाए या फिर आप इस बदलते लोगों के बदलते स्वभाव से आप परिचित नहीं हैं, किसी की मदद भी करना चाहें तो शायद आप व्यर्थ काम कर रहे हैं, क्योंकि वो पंक्तियां कहीं जाती ही नहीं। उनकी पंक्तियां यानी कि कुछ अच्छा करने आप जाएंगे बुराई से हटकर तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मौसम का मिजाज यानी देश के हालात जो हैं वो बिगड़ चुके हैं। अब कहते हैं आगे बढ़ते बढ़ते दोपहर हो चुकी है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं। यहाँ पर ताले लटकने का मतलब ध्यान दीजिएगा, ताले लटकने का मतलब ये है कि लोग अन्याय के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, अन्याय के खिलाफ सब चुप है, हर कोई चुप है। यानी मुंह पर ताले, आपने सुना होगा क्या हुआ, मुंह पर ताले लग गए। ताले लग जाने का मतलब देखता हर कोई है, सबको पता है क्या घटित हो रहा है, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं है। तो सबके मुंह पर ताले लगे हुए हैं, यानी कोई अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। अच्छा, दोपहर हो चुकी है का मतलब क्या है, लगभग 20 साल बीत चुके हैं। 20 साल कहने का मतलब 20, 20, 40 और 20, 60 आप जोड़ कर देखिए। एक इंसान की जो अच्छी खासी उम्र मानी जाती है 60 वर्ष मानी जाती है। अब इस उम्र को आप 3 पहरों में डिवाइड कर दीजिए, यानी 20, 20 और 20। तो ये 20 जो है बचपन को आप ले लीजिएगा, 20 आप जवानी को ले लीजिएगा, 20 आप बुढ़ापे को ले लीजिएगा। तो अगर आप देखेंगे इसको दिन के साथ रिलेट करके देखो तो 20 साल निकल गए, मतलब सुबह निकल चुकी है, 20 साल शुरू हो चुके हैं, यानी कि अब दोपहर हो चुकी है। तो आज़ादी के 20 साल बाद को इन्होंने क्या कहा है, दोपहर कहा है। कहते हैं आज़ादी के 20 साल निकल चुकी अर्थात दोपहर हो गई, लेकिन लोग अन्याय के खिलाफ आज भी आवाज नहीं उठाना चाहते, उनके मुंह सिल जाते हैं, चुप हो जाते हैं, मुंह पर ताले जड़ जाते हैं। दीवारों से चिपके गोली के छर्रों और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में, इन्होंने गोली के छर्रे और जूतों की भाषा इसलिए प्रयोग की है क्योंकि आज भी अगर कोई अपनी बात रखने के लिए जाता है तो आपने देखा होगा कई बार आंदोलन होते हैं और लोगों पर क्या कर दिया जाता है, लाठीचार्ज कर दिया जाता है, गोलियां बरसा दी जाती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये दिखाया है कि 20 साल बाद भी ये माहौल अभी भी देश में है कि दीवारों पर जो चिपकी गोलियां हैं, गोली के छर्रे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि अभी भी कुछ बदलाव नहीं आया है, परिस्थितियां अभी भी वही हैं। सड़कों पर जो जूते बिखरे हैं उनकी भाषा, जूतों की भाषा से मतलब क्या है कि वो जूते इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ अभी थोड़ी देर पहले कुछ घटित हुआ है, और ये सब घटित होने का मतलब है कि आप कुछ भी परिवर्तन नहीं देख पा रहे हैं। एक दुर्घटना लिखी गई है, हवा से फड़फड़ाते हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है। कहते हैं एक दुर्घटना, यानी जो ये छर्रे हैं और ये जो जूते पड़े हुए हैं, इनको देख कर लगता है कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले कोई दुर्घटना हुई है। जो भारत का नक्शा था, हवा से फड़फड़ाते हिंदुस्तान के नक्शे पर, कहने का मतलब कि जो भारत हवा की तरह लहराता हुआ ये बता रहा था कि हम आजाद हो चुके हैं, उस नक्शे पर इस राजनीति रूपी गाय ने गोबर कर दिया है। गोबर करने का मतलब है इसको गंदा कर दिया है। गोबर कभी अच्छे से आप इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, और चूंकि राजनीति इतनी गंदी चीज है कि उसने इस भारत के नक्शे को गंदा कर दिया, जैसे किसी गाय ने उसके ऊपर गोबर कर दिया हो। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग इन्होंने यहाँ पर किया है। कहते हैं मगर ये वक्त घबराए हुए लोगों की शर्म आंकने का नहीं, और न ये पूछने का कि संत और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है। अच्छा, यहाँ पर देखिए उन्होंने दो लोगों को कंपेयर करने की बात की है, संत और सिपाही। कहते हैं जो घबराए हुए लोग हैं, ये घबराए हुए लोग कौन हैं? जो अन्याय को देखकर अपने मुंह पर ताले लटका लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं। तो कहते हैं इन घबराए हुए लोगों को देखकर इनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी शर्मिंदा हैं, ये अपने किए पर शर्मिंदा होंगे। तो इनसे सवाल पूछना व्यर्थ है, उनको आंकना व्यर्थ है कि इनके अंदर कोई शर्म है या नहीं है।
जब ये अन्याय के खिलाफ नहीं बोलते हैं। ये पूछने का भी समय नहीं रहा कि संत और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है। अच्छा, संत और सिपाही, आप जानते हैं संत हम किसको कहते हैं? जो सज्जन लोग हैं। आप सोच कर देखिए, इन्होंने संतों के साथ कंपेयर किया है, यानी कि संत भी आजकल संत नहीं रह गए। आप जानते हैं जिनको हम संत मानते हैं, जिनको हम बड़ा आराध्य मानते हैं अपना, कई बार हम ऐसे केसेस देखते हैं कि वो संत जो थे, संत परंपरा को एक तरह से बदनाम करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और सिपाही को इन्होंने इनके साथ कंपेयर क्यों किया है? सिपाही तो फिर भी ठीक है, सिपाही को इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि सिपाही अगर दिल से अच्छा है, सज्जन है, संत है, लेकिन वो अन्याय के खिलाफ कुछ कहना चाहता है, बोलना चाहता है, लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है, राजनीति का दबाव उसके ऊपर इतना ज्यादा है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। कई बार आपने मूवीज में देखा होगा कि कोई सिपाही है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको कहा जाता है लाठी चार्ज करो। सिपाही कहता है नहीं, ये जनता जो है, कोई अपराध नहीं किया है इसने, तो मैं कैसे कर दूं? लेकिन ऊपर से आदेश होता है नहीं, लाठी चार्ज करनी है, गोलियां चलानी है। तो ऐसे में वो बेचारा क्या करेगा? उसके हाथ तो राजनीति के जंजीरों ने जकड़ दिए हैं। तो कहते हैं इन दोनों में सबसे बुरा दुर्भाग्य किसका है? ये जो है सवाल एक तरह से कवि कर रहा है कि यहाँ पर आप संतों का दुर्भाग्य कहेंगे, देश का दुर्भाग्य संतों को मानेंगे, या आप किसको मानेंगे? सिपाही को मानेंगे। तो जाहिर सी बात है, दोनों के बीच में एक सवाल कवि पूछता है कि देश का दुर्भाग्य आपको किस में दिखाई देता है। चलिए आगे कहते हैं, वापस लौटकर छूटे हुए जूतों में पैर डालने का वक्त यह नहीं है। 20 साल बाद और इस शरीर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ। कहते हैं अभी जो यहाँ पर जूते दिखाई दे रहे, जूतों की भाषा में हमें ये पता चलता है कि थोड़ी देर पहले कोई दुर्घटना हुई है। वो पैर वापस नहीं आते हैं, उनको डर है कि उस जगह पर जाएंगे तो फिर से कुछ घटित होगा, तो वो पैर जो है उन जूतों में डालने के लिए वापस नहीं आते हैं। 20 साल बाद इस शरीर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए। आजादी को 20 साल हो चुके हैं, मेरा शरीर भी वही है, मैं भी वही हूँ, लेकिन यहाँ से मैं बिल्कुल चोरों की तरह गुजरता हूँ कि कहीं कोई सवाल न पूछ ले, है ना। और लेखक दूसरों से डरता हुआ चलता है, लेकिन खुद से उसके मन में हमेशा सवाल रहता है। कहता है अपने आप से सवाल करता हूँ कि क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? और बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाता हूँ चुपचाप। कहने का मतलब है कि सवाल ये करता है कि क्या आजादी 3 थके हुए रंगों, थके हुए मतलब आप जानते हैं यहाँ पर बात हो रही है तिरंगे की। जो हमारा तिरंगा है 3 रंग वाला है, तो वो कहते हैं अब वो थक चुका है, क्योंकि लोग उसका इतना ज्यादा फायदा उठा चुके हैं। तिरंगे के नाम पर, गांधी जी के नाम पर अपना सिर्फ अपना भला करते हैं। तो ये तिरंगा जो है, अब बीच में आपको एक चक्र दिखता है, तो कहते हैं ये जो थका हुआ तिरंगा है उसको एक चक्र लेकर चल रहा है। क्या आप इसको आजादी कहते हैं कि आपने हाथ में झंडा पकड़ लिया, अब हम आजाद हैं? ध्यान रखेंगे, आजादी का मतलब होता है आप हर तरह से आजाद हैं। आप सामाजिक रूप से आजाद हैं, कुछ भी अपने धर्म का पालन करने के लिए आजाद हैं, धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं आप, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, और सबसे बड़ी बात, आप विचारों में स्वतंत्र हैं। आपका विचार आपकी पहचान है। अगर आप अपने विचार का इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, इसका मतलब आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आप जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते, क्योंकि आप पर कहीं ना कहीं दबाव है, चाहे वो पारिवारिक दबाव हो, सामाजिक दबाव हो, आप स्वतंत्र नहीं है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो कहते हैं इसका कोई खास मतलब नहीं होता, और बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाता। मुझे उत्तर नहीं पता चलता कि हम वास्तव में आजाद हैं या अभी भी हम इन जंजीरों में जकड़े हुए हैं। वर्तमान परिस्थिति से आप रिलेट करके देखिएगा, जाति के नाम पर कितने सारे दंगे करवाए जाते हैं। कौन करवाता है? ये राजनीति से प्रेरित होते हैं। हम लोग कितने लोग होते हैं, आप जानते हैं, आस पड़ोस में मिलकर रहते हैं, लेकिन एक ऐसा दौर आता है, थोड़ी सी बात पर कोई भड़का देता है, हमारी भावनाएं जो है आहत होती हैं, और हमारा जो है एक तरह से ब्रेन वॉश हो जाता है। हम भी उसी में कूद पड़ते हैं, उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जो उकसाई गई थी, कुछ करो कुछ करो आज़ादी के नाम पर। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, बहुत हमारे प्रसिद्ध संस्थानों में भी ये बातें उठी थी, आज़ादी। वास्तव में आज़ादी है क्या? एक बार विचार करिएगा और देखिएगा कि हम क्या वास्तव में आज़ाद हैं। तो ये जो पूरी ये कविता थी, आपको इस कविता में क्या याद रख लेना है, ध्यान रखेंगे, कवि का नाम याद रखना है, कवि की कुछ रचनाएं आपको याद रख लेनी है, अवार्ड याद रख लेना है, कविता कब लिखी गई, आज़ादी के 20 साल बाद लिखी गई। इसके अलावा
इस कुछ कविता की पंक्तियां पूछी जा सकती हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर अलंकार वगैरह आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखो, गाय ने गोबर कर दिया, किस पर व्यंग है? तो ये राजनीति पर व्यंग है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दूसरा, यहाँ पर एक आपको विरोधाभास अलंकार मिला था, तो ये विरोधाभास अलंकार जो है, आप ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं, विरोधाभास अलंकार यहाँ से निकल के आता है। ठीक है। हरी आंख होने का मतलब क्या है? हरी आंख होने का मतलब है संवेदनहीन हो जाना, इसको आप नोट कर सकते हैं, यानी जानवरों की तरह क्या हो जाना, हरी आंख बन जाना, यानी संवेदनहीन हो जाना। अब आपके अंदर वो मानवीय संवेदनाएं नहीं रह गई हैं। तो ये कुछ शब्द हैं जिनको आप देख सकते हैं। और मुझे लगता है जंगल, पहली बार जंगल देखना, मतलब ये राजनीति का एक तरह से कह सकते हैं बुरा रूप, जिसको आप जंगल राज कहते हैं, उसकी बात इन्होंने की है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आंसू गैस छोड़ देते हैं आंसू गैस छोड़ देते हैं, लाठी चला देते हैं, है ना। अभी आपने देखा, अभी हमारे रेसलर्स के साथ क्या हुआ था, पहलवानों के साथ क्या हुआ, इतनी बुरी स्थिति उनकी कर दी कि उनको वापस से जाना पड़ा। मतलब आप सोच सकते हैं कि क्या ही आप उम्मीद कर सकते। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एप्लीकेशन पर क्लास हो रही है तो मैं बोल देती हूँ। यूट्यूब पर होती तो शायद, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपने ऐसे क्यों बोल दिया, हम तो समर्थक हैं, तो गलत बात हो जाती है। लेकिन जो गलत है वो गलत है, गलत को आप सही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। इसके जस्ट बाद 5 मिनट बाद दूसरी बहुत छोटी सी कविता है, एक बूंद, उसको भी खत्म कर लेंगे। उससे पहले थोड़ा कवि को देखेंगे। आप एक बार पानी पी लीजिएगा, मैं भी पानी पी लेती हूँ। टाइम ज़्यादा गैप नहीं दूंगी मैं, वापस से शुरू करेंगे। ठीक है।